हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी जो इस समय बड़ी मात्रा में वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, उसका हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, उसकी स्थापना की गई। भाई कौन सा वो संगठन था? आदि धर्म समाज, वेदांत समाज, आदि हिंदू समाज या आर्य समाज? तो इसमें देखो जो सही आंसर आपका है वो है आर्य समाज। ठीक है, क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की अगर हम बात करें स्थापना की, तो ये अप्रैल 1875 में किया गया था। ठीक है, 18 अप्रैल 1875 में ये किया गया था। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना ध्यान रखना किसके द्वारा किया गया है? तो जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा, इससे सवाल ये बनता है कि दयानंद सरस्वती जब बात करते हैं तो इनके बारे में 2-3 सवाल और जानना कि दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये क्या था? इन्हीं का नारा था। उसके अलावा इन्होंने ही चलाया था शुद्धि आंदोलन। क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन। इन्होंने ही सर्वप्रथम किसका? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था, स्वराज। ठीक है, शुद्धि आंदोलन ने चलाया। उसके अलावा देखिए वेदांत समाज की बात करते हैं, तो वेदांत समाज की स्थापना जो है 1894 में जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद ने किया था। कहाँ पर? तो जब ये गए थे न्यूयॉर्क गए थे, USA, यानी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने 1893 में, तब वहाँ पे उन्होंने इसकी क्या थी? स्थापना की। ठीक है, आदि हिंदू समाज की स्थापना एक अछूत नंदन है जो कि निम्न जाति वर्ग से ये संबंधित है। ये तो ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश डैश किसका कारक लिया जाता है? निर्यात, उपभोग किया गया रसायन, बिजली का बिल, सड़क निर्माण। तो अब देखो राष्ट्रीय आय की बात चली तो इसमें फिर जो आपका निर्यात है, ये क्या है? राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है, जब उसकी गणना की जाती है तो उसमें एक प्रमुख फैक्टर कौन सा है? निर्यात को भी शामिल किया जाता है। अगर देखिएगा डैश डैश उद्योग में माइक्रोचिप्स से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो इस चारों में भाई क्या शामिल है? नहर सिंचाई, उर्वरक, जूट प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब देखो यहाँ पे लिख रहा है क्या? माइक्रोचिप्स से लेकर टेलीविजन तक। तो नहर, उर्वरक, जूट में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला देखिए, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है? 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 356। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाग 15 की, ठीक है, भाग 15 यानी कि ये जो भाग आपका है 15 और आर्टिकल है कौन सा? 329। 324 से लेकर कहाँ तक? 329 तक किसके बारे में उल्लेख है? तो ये करता है निर्वाचन के संबंध में उल्लेख। ठीक है, निर्वाचन के बारे में ये बात करता है, केंद्रीय निर्वाचन की बात करता है ये। ठीक है, फिर इसका देखिए अनुच्छेद 356 ये क्या है? ये है आपका राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो फिर राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। और ये जो 333 है, इसका उल्लेख आप देखिए, जो आपके विधान सभा होते हैं, विधान सभाओं में
विधानसभाओं में आंग्ल इंडियन का प्रतिनिधित्व की बात करता है ये, ठीक है, 333। तो इसमें सही आंसर क्या है, 324, ठीक है। आगे लेकिन निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया था? लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर। तो ये सही आंसर क्या आपका है, तो ये है पटियाला। कहाँ पे? पटियाला। अमृतसर में आप जानते हैं कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, यहाँ पे क्या है आपका, गोल्डन टेम्पल। यानी कि स्वर्ण मंदिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। लुधियाना फेमस है किसके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने वस्त्र निर्माण के लिए, खासकर ऊनी। और ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सतलज नदी के किनारे ये स्थित है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? मनोज जोशी, डी धारा, कौशल किशोर, हरदीप सिंह पुरी। तो इसमें आप देखेंगे जो सही आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो उस समय ये आवास कह सकते हैं जो शहरी मामले के मंत्री उस समय थे, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में कौन है, तो देखेंगे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। वर्तमान में क्या है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं वो। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था? लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है आपका, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। आगे चलकर ये जो आपका रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है ये क्या होगा, आगे चलकर देखेंगे तो 1936 में इसके स्थापना कर दिया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो के जगह पर। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। फिर आगे चलकर यही 1957 के आसपास इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, तो आकाशवाणी के रूप में, ठीक है, आकाशवाणी। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? हरा, पीला, लाल या सफेद। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आतिशबाजी देखा हमने या विस्फोटक जब देखा है, तो जब दीपावली में देखा होगा जो आतिशबाजी होती है तो उसमें जो सफ़ेद ज्वाला निकलता है ना, सफ़ेद ज्वाला, कैसा? सफ़ेद ज्वाला, कहीं ना कहीं उसमें वो मैग्नीशियम की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है, मैग्नीशियम की उपस्थिति को दर्शाता है। डैश डैश बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झीलों अथवा जलभरण बनाती है? तो सहायक नदी, बांध, खंदक, विसर्प। तो इसमें सही आंसर क्या है, तो ये तो हो जाएगा क्या भाई, बांध ही तो होगा जो बाधा बनाएगी, ठीक है। अच्छा, बांध की हम लोग देखो अब बात करेंगे, बांध थोड़ी एक दो बात करेंगे। जैसे देखो टिहरी बांध की जब हम लोग बात करते हैं, टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध ये कहाँ पे है, तो बताएंगे ये है आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। किस नदी पे है, तो ये है भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है, ठीक है। इसके अलावा ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 260.5 मीटर की क्या है, इसकी हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है, टिहरी बांध, ठीक है। बाकी देखोगे खंदक क्या है, तो खंदक ये समझ लो कि एक कह सकता हो कि भैया चौड़ी व गहरी, ये क्या होती है, खाई होती है, खाई, ठीक है। जो सूखा या
जल से भरा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। विसर्प जानते हो, विसर्प क्या है कि नदियों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी जो मार्ग बनता है, ठीक है, उसे विसर्प कहते हैं, ठीक है। सहायक नदी जानते ही हो, सहायक नदी ट्रिब्यूटरी, तो ये बांध के बारे में ध्यान रखिएगा। ये तो सबसे ऊंचा बांध हो गया ना टिहरी बांध। अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे भाई लंबा बांध बता दो, ठीक है, अगर लंबे की बात करें कि सबसे लंबा बांध कौन सा है हमारे भारत में, तो बताएंगे कौन सा है वो, तो वो हो जाएगा टिहरी बांध हो गया। ये ओडिशा में है, महानदी पर, महानदी पर कौन सा है तो बताएंगे यहाँ पर आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ओडिशा में। तो काफ़ी लंबा ये बांध है, मिट्टी का ये बांध है, लेकिन सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? मकाऊ, भारत, पुर्तगाल और जर्मनी, ठीक है। तो ये देखिए कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, ठीक है, क्या नहीं? जर्मनी नहीं है, बाकी ये सारे हैं, ठीक है ना, सारे हैं। तो इसमें वो देश शामिल होते हैं, लूसोफोनिया एक बहुराष्ट्रीय खेल है, इसमें वो देश शामिल होते हैं जो पुर्तगाली भाषा जहाँ पे बोली जाती है, जिन देशों में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है तो वहाँ पर ये खेल होता है। तो हमारे भारत में भी तो बोली जाती है पुर्तगाली, क्योंकि गोवा किसके अधीन रहा? पुर्तगालियों का अधीन रहा, तो वहाँ पे तो बहुत सारे पुर्तगाली लोग आज भी निवास करते हैं। तो भारत भी इसमें क्या है? शामिल है। तो समझ पा रहे हैं कि क्या लूसोफोनिया खेल क्या है? इसमें वो देश शामिल होते हैं जहाँ पे पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। तो ये बहुराष्ट्रीय खेल है। 25 जून 2015 को डैश डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवासन योजना, शहरी ओ स्मार्ट योजना या वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती। तो देखिए इसमें सही क्या है भाई? आवास की बात कर रहा है, तो फिर क्या सही हो जाएगा इसमें? इसमें सही हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2000 कहीं ना कहीं क्या 22 तक हम लोग क्या करेंगे? 2 करोड़ घरों का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसमें क्या था? इसका उद्देश्य था, ये शुरू हुआ था, अच्छा ये जो 25 जून 2015 को ये क्या हुआ था? शुरू हुआ था, ठीक है ना। ये शहरी वाला ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 25 जून 2015 को। इसमें कहा गया था कि भाई 2022 तक कितना? तो 2 करोड़, ठीक है, कितने? 2 करोड़ अर्थात 20 मिलियन, कितना? 20 मिलियन क्या किया जाएगा? घरों का निर्माण का क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, लक्ष्य रखा गया था। अच्छा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, एक क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जिसको 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2016 में शुरू किया गया था। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? ये कोविड-19 जिस समय प्रभावी था, उस समय जो गरीब लोग थे उनको भोजन देने के लिए, मतलब अनाज वितरण करने के लिए ये योजना क्या की गई थी? शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये अप्रैल 2020 में शुरू गई थी। ये कब शुरू हुआ था? ये अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था। तो हमने देखा 2019 में कोविड-19 ज़्यादा प्रभावी था, तो उससे कई सारे लोग प्रभावित थे जिनके पास पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए शुरू किया गया था। हालांकि अभी भी ये चल भी रहा, ठीक है। भारत में प्रत्येक डैश डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। भाई कितने सालों में की जाती है? सबको पता है, 10 वर्षों में एक बार की जाती है। 10 वर्षों में क्या कीजिए? 10 वर्षों में एक बार की जाती है। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने % थी? जो सर्विस सेक्टर होता है
उसमें पूछ रहा है कितना था, कब, तो 1980 में 38.8%, 58.6%, 78.6%, 18.6%। तो इसका सही आंसर आपका है क्या, बताएंगे 38.8%। ठीक है, ये 1980 की बात है। और अब बात की जाए अभी वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का ही ज़्यादा योगदान है हमारे जीडीपी में। किसमें है, तो जीडीपी में। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या आपका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। दो 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था, मंदवी सुब्रमण्यम नंबूदारी, राधा श्रीधर, पशुमूर्ति, रामलिंग शास्त्री, अखम लक्ष्मी देवी। तो इसमें क्या आपका सही आंसर होगा, देखिए इसमें जो जीता था ना 2018 में, उनका नाम था राधा श्रीधर, यहाँ था राधा श्रीधर। अब यहाँ पे देखिए जो भरतनाट्यम और संगीत नाटक अकादमी दोनों से हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम, देखिए भरतनाट्यम कहाँ का, तो तमिलनाडु, क्या है आपका, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय क्या है, नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस। जो भरतनाट्यम है ये कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना यानी प्राचीनतम कह सकते हैं, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना है। उसके बाद सेकंड देखो पॉइंट इसमें कि भरतनाट्यम की जब हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा एक नटराज की मूर्ति देखा होगा जो शिव की मूर्ति है। तो वो नटराज की मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य को मतलब प्रतिनिधित्व करती है, या वो किस शास्त्रीय नृत्य की मुद्रा में वो है, तो वो भरतनाट्यम में ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भरतनाट्यम प्रतीक के रूप में नटराज की मूर्ति, जो कि ये शिव की है, नटराज की मूर्ति दिखाई गई है। जो भरतनाट्यम है शुरुआती दौर में मंदिरों में दासियों द्वारा भगवान की स्तुति में किया जाता था ये नृत्य, तो इसलिए उस समय इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को दासी अट्टम कहा जाता है क्योंकि शुरुआती दौर में दासियों द्वारा इसको मंदिर में मतलब कैसे भगवान के सामने किया जाता था। तो अब कहीं ना कहीं ये पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो भरतनाट्यम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे भाई दासी अट्टम भी कहते हैं। दासी अट्टम, देखो अट्टम मतलब होता है नृत्य, अट्टम मतलब नृत्य होता है। ठीक है, दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं किसे, भरतनाट्यम को। ठीक है, भरतनाट्यम में ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके प्रमुख नृत्यांगना, ठीक है, नृत्यांगना यानी कि कुछ इसके प्रमुख कलाकार हैं महिलाओं में, वो कौन कौन है देखिएगा। एक नाम बड़ा नाम आता है इसमें, रुक्मिणी अरुंडेल। इसके अलावा एक नाम हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति।
इसके अलावा नाम इसमें आएगा मृणालिनी साराभाई। तो ये जो मृणालिनी साराभाई हैं, ये जो खासकर एक आपने सुना होगा विक्रम साराभाई, जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, विक्रम साराभाई, उन्हीं की क्या है ये पत्नी है। उसके अलावा एक नाम हो गया, एक है ई कृष्णन नायर, ठीक है, एक होगा ई कृष्णन नायर, ई कृष्णन नायर। इसके अलावा एक दो नाम और इसमें आएगा जो फेमस है भरतनाट्यम के लिए। तो भरतनाट्यम के बारे में इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस बार किसे मिला है, राधा 2018 में किसे मिला है, राधा श्रीधर को। और ये संगीत नाटक एकेडमी है, संगीट नाटक जो एकेडमी है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1953 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे, नई दिल्ली में है, 1953। आगे ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है, कथक से, ओडिसी से, कुचिपुड़ी से या फिर भरतनाट्यम से। अभी से थोड़ी सी हमने चर्चा की थी ई कृष्ण अय्यर, ठीक है ना, ई कृष्ण अय्यर। तो संबंध किससे हो जाएगा, भरतनाट्यम से। चलो बैक आइए यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना ई कृष्ण अय्यर, तो यहाँ पे नायर नहीं अय्यर था, ठीक है, अय्यर, अय्यर, ठीक है, ठीक। तो ये भरतनाट्यम से हो जाएगा। बाकी कथक देखेंगे तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का, ओडिशा का, और कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ये लोक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है। देखो कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। इसका बड़ी फेमस एक कुचिपुड़ी कई सारे स्टोपों में किया जाता है। तो इसमें जो मटकी नृत्य है ना, मटकी नृत्य, इसका प्रमुख कह सकते हो कि मटकी नृत्य, ठीक है, मटकी नृत्य इसका प्रमुख भाग है इस नृत्य का, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा खासकर पीतल की थाली होती है, पीतल की थाली में जो नृत्यांगनाएं होती हैं वो पैर उसमें रख कर नृत्य करती हैं, तो वो भी इसी का पार्ट है, कुचिपुड़ी का ही पार्ट, ठीक है, कुचिपुड़ी का। बाकी कुचिपुड़ी में अगर देखेंगे आंध्र प्रदेश का है, इसमें बहुत सारी नृत्यांगना हैं, जैसे राजा रेड्डी हैं, भावना रेड्डी हैं, ठीक है, इसके अलावा और सारी कई नाम आता है। वैसे रेड्डी का जब नाम है, रेड्डी टाइटल ही आंध्र प्रदेश का है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ओडिसी में बड़ी फेमस एक नृत्यांगना है सोनल मानसिंह, ओडिसी की नृत्यांगना एक है सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। हालांकि भरतनाट्यम भी करती हैं लेकिन ओडिसी की ज़्यादा फेमस है ये। देखिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन डैश डैश में वर्णित है, ये किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 17। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, देखो इसके लिए आपका सही आंसर है अनुच्छेद कौन सा है, 17, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है, इसमें है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। और इसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, 5 प्रकार की क्या करेगा, रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। 5 रिट आपको पता होगा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध यानी परमादेश, और एक है अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये 5 आपके रिट हैं जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि नहीं बताओ कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो वो 226 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में इसमें बोला गया है कि विधि के समक्ष समता, इसमें क्या है, विधि यानी कानून,
विधि के समक्ष समता और सामान कानून संरक्षण, ये इसी बात में विधि के समक्ष समता। इसमें क्या है भाई, इसमें लिखा है कि आपकी जो भाषा है, भाषा और अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखा हुआ है। तो आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल अनुच्छेद आपका 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, उन्मूलन है, यानी कि अनटचेबिलिटी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? यहाँ पे क्या होगा आपका, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये गुप्त वंश का ये क्या था, दूसरा शासक था। क्या था, दूसरा शासक था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसी के समय में प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है, जिसको किसने लिखा था, इसको लिखा था इसके दरबारी कविता हरिशेण द्वारा, ये क्या था, लिखित, हरिशेण द्वारा क्या था, लिखित था इसी के। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते दिखाया गया है, ठीक है। तो संगीत प्रेमी इससे लगता है कि हाँ ये संगीत उंगीत के लिए ज़्यादा इच्छुक था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इनको हम लोग, इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज की उपाधि किसे मिला था, तो चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था, ठीक है। तो ये गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक थे, ठीक है ना। ये क्या थे, गुप्त वंश के प्रथम क्या थे, यानी कि ये फर्स्ट की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र शासक, ठीक है, ये थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य की, नहीं, इनकी क्या थी, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य की उपाधि थी, ठीक है। इन्हीं के समय में बात करूं तो फाहियान, ठीक है, चीनी यात्री, इन्हीं के समय तो आया था, इन्हीं के समय आया था, ठीक है। और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे। क्या, इन्हीं के दरबार में कौन रहता था, नवरत्न रहते थे, नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे द्वितीय के समय। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबाची मेला, चपचारकूट, वांगला, मोशु। देखो जो ये अम्बुबाची मेला है ना, ये कामाख्या मंदिर में लगता है। तो अम्बुबाची मेला, ये ध्यान रखेंगे कि ये, इसे हम लोग पूर्व का कुंभ भी कहते हैं। पूर्व का क्या बोलते हैं, इसे कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व का कुंभ कहते हैं। तो अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो ये असम में लगता है। कहाँ पे है मेला, ये कहाँ लगता है, तो कहेंगे असम के गुवाहाटी में स्थित नीलांचल पर्वत है, नीलांचल पर्वत, ठीक है। ये बताया जाता है कि अम्बुबाची मेला लगता है तो इसमें क्या होता है कि जो ये खासकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसी नदी के किनारे तो मेला लगता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए कैसा, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है ना कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे, तो ये क्या है, कामाख्या मंदिर जो है मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, असम में लगता है। उसके अलावा देखो
चपचार कूट महोत्सव, ये कहाँ पे है? ये तो मिजोरम का है ना, कहाँ का है? ये मिजोरम का है भाई। कूट आ जाएगा, कूट जैसे मिमी कूट, पालना कूट, ये कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। ठीक है, तो चपचार कूट महोत्सव में ही तो क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है चेराव, या यहाँ पे होता है आपका बांस नृत्य, बम्बू डांस जिसे बोलते हैं। ठीक है, वांगला महोत्सव कहाँ का है? ये है मेघालय का। ये कहाँ का है? मेघालय का है। ठीक है ना, और इसे 100 ड्रमों का त्यौहार कहते हैं। 100 ड्रमों का इसे क्या कहते हैं? त्यौहार कहते हैं। कहाँ का है? मेघालय का। ठीक है, मोशु कहाँ का है? ये तो है कहाँ का? नागालैंड का। नागालैंड के आओ जनजाति द्वारा, आओ जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, बाकी मेघालय में बड़ी फेमस त्यौहार मनाए जाते हैं, चेरी ब्लॉसम महोत्सव, उसके अलावा नोक्रेक, उसके अलावा और भी मनाए जाते हैं त्यौहार। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगला 19 नंबर। निम्नलिखित में से 3 सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह संबंधित नहीं है? यकृतकर्मी, सी पेन, समुद्री एनीमोन, ठीक है, मस्तिष्क प्रबाल। तो कहीं ना कहीं देखो जो सिलेंट्रेटा है इसका संबंध कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो समुद्र से रखता है, जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं एक विशेष प्रकार वो। तो यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है कि सी मतलब सागरी है, समुद्री कह ही रहा है, प्रवाल आपके समुद्र में पाए जाते हैं, तो नहीं है कौन है? यकृतकर्मी नहीं है। ठीक है ना, ये जो यकृत में जो पाए जाते हैं कर्मी वो नहीं है इस संघ में। अगला देखिएगा, नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली यानी भारत का उपराज्यपाल था? अनिल बैजल, मनोज सिन्हा, अरविंद केजरीवाल, विनय कुमार सक्सेना। तो ये कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। ये तो भाई क्या है? यहाँ के सीएम ही है। ठीक है, ये क्या है? सीएम ही है यहाँ पे वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में क्या है? ये सीएम है। तो हमारे आज के कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर। ठीक है, तो इसको अच्छे से वाच करिए, आवाज़ किया होगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।